यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का नया गेम प्लान सामने आया। खबर है कि इसी प्लान के तहत रूस ने आखिरकार अपने महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक को जंग के मैदान में उतार दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ टर्मिनेटर टैंक एक सड़क से गुजरते दिखाई दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इन टैंकों को डॉनबास में तैनात किया गया। खबर है कि इस इलाके में जारी जंग पर पुतिन खुद नजर बनाए हुए हैं और जंग में अपने दूसरे टैंकों को नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने टर्मिनेटर टैंकों को उतारने का फैसला लिया, क्योंकि ये टैंक जंग के मैदान में न सिर्फ दुश्मन पर गोले बरसाकर कहर बरपाते हैं, बल्कि मिसाइल दागकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी मार गिराने की काबिलियत रखते हैं। दावा है कि युद्ध की शुरुआत से पहले ही रूस ने टर्मिनेटर टैंकों के बेड़े को यूक्रेन की सीमा के पास पहुंचा दिया था, जिन्हें जंग के मैदान में दूसरे टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बड़ा मददगार माना जाता है, क्योंकि टर्मिनेटर टैंक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है और दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे विमानों पर सटीक निशाना साध सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन इसके साथ मौजूद दूसरे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना नहीं बना पाते। उधर अमेरिका के व्हाइट हाउस की पूर्व सलाहकार फियोना हिल ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति किसी रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे हैं। फियोना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उनकी एडवाइजर रह चुकी हैं और उन्हें रूस की राजनीति का जानकार भी माना जाता है। इसी वजह से अक्सर पुतिन के साथ होने वाली अमेरिकी बैठकों में फियोना हिल भी मौजूद रहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें उन बैठकों में पुतिन के बेहद करीब बैठाया जाता था, इसी कारण वो उनकी छोटी से छोटी हरकत को बड़ी आसानी से भांप लेती थी। ऐसे में व्हाइट हाउस की इस पूर्व सलाहकार ने पुतिन को किसी तरह की एक रहस्यमयी बीमारी होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि जब भी पुतिन बैठक में आते थे, उनके बदन से अजीब तरह की गंध आती थी, जिसे वो महसूस कर सकती थी। उनके मुताबिक वो कुछ इस तरह की गंध होती थी जैसे पुतिन उसी वक्त किसी खास तरह की चीज से नहाकर आए हों। फियोना का कहना है कि उन्होंने पुतिन को किसी बैठक में कभी खाते पीते भी नहीं देखा। इस बीच ब्रिटेन के अखबार मिरर ने दावा किया कि पुतिन पेट के कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में एक ऑपरेशन भी करवाया है। अखबार ने यह खबर रूस के कुछ विपक्षी नेताओं के हवाले से छापी, जिसके मुताबिक पेट के कैंसर से जूझ रहे पुतिन ने हाल ही में सर्जरी करवाई है, क्योंकि इसकी वजह से पुतिन को पिछले कई महीनों से परेशानी हो रही थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसी खबरें हैं कि पुतिन दूसरी बीमारियों के साथ पेट के कैंसर से 1.5 साल से ज्यादा वक्त से जूझ रहे हैं। हालांकि रूस ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। दावा है कि पुतिन पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ ही रूस की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि दुनिया के कई देश जानबूझकर पुतिन के बीमार होने की अफवाह फैला रहे हैं। इस बीच यूक्रेन जंग में ड्रोन से रूसी सेना पर हमले करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहा है और इस बार उसने फिश बॉम्ब बनाने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना का एक जवान कमर्शियल ड्रोन की मदद से गिराए जाने वाले बम बनाने का तरीका सिखाता दिखाई दिया। इस बम को तैयार करने के लिए मछली जैसे दिखने वाले एक ढांचे के अंदर ग्रेनेड रखा जाता है। दावा है कि ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकाने पर गिरते ही ये खुल जाता है और इसके अंदर रखा ग्रेनेड जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिसके लिए ग्रेनेड के फ्यूज में भी मामूली बदलाव किया गया। मछली जैसा दिखने की वजह से यूक्रेन की सेना ने इसे फिश बम नाम दिया है। वही खबर है कि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस को पानी की तरफ पैसा बहाना पड़ रहा है। बताया गया कि जंग की शुरुआत में रूस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा और रूसी सेना ये मान रही थी कि वो जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और ज़ेलेंस्की के सैनिक करीब 3 महीने बीत जाने के बावजूद पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जिसके लिए रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस के वित्त मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले रूसी सेना पर जितना खर्च होता था वो आज दुगना हो चुका है। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर $300 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2300 करोड़ रुपए हर दिन खर्च हो रहे हैं, जो आज की तारीख में रूस के शिक्षा क्षेत्र पे होने वाले खर्च का 3 गुना है और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के मुकाबले दुगना है। और जैसे जैसे जंग के दिन बीत रहे हैं ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराया। इसके लिए रूस ने अपने टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर रूसी सैनिक उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाना था। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रेडार को खोल दिया गया। रेडार से मिली जानकारी के बाद रूस के सैनिकों ने टारगेट को सेट किया और टारगेट सेट होते ही एक सैनिक ने एयर डिफेंस सिस्टम में लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही तेजी से निकली मिसाइल निशाने की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया।
उधर यूक्रेन के युद्ध की आड़ में आतंकी संगठन आईएसआईएस एक बार फिर सिर उठाने की फिराक में है। आईएसआईएस ने खुद यह ऐलान किया है कि जब पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में उलझी है तो वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। और इसके लिए आईएसआईएस ने पिछले महीने अपने लड़ाकों के नाम एक खुला संदेश जारी किया था, जिसमें आईएसआईएस ने उन्हें यूक्रेन की जंग में अपने लिए मौका तलाश करने को कहा था। संदेश में साफ कहा गया था कि जब अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन में है तो आईएसआईएस के आतंकी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने यह धमकी भी दी थी कि वो बदला लेकर रहेगा, बदला अपने सरगना की मौत का। फरवरी में अमेरिकी सेना ने सीरिया में एक रेड में आईएसआईएस के सरगना को मार गिराया था। वैसे यूक्रेन की जंग में अकेला आईएसआईएस ही अपना फायदा नहीं देख रहा, बल्कि उसके जैसे कई आतंकी संगठन मौके की तलाश में बैठे हैं। यानी अगर ये युद्ध और बड़ा हुआ तो सिर्फ देश ही आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि आतंकी भी मोर्चा खोल देंगे। क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है। यूक्रेन और रूस से एक्सपोर्ट अटकने के कारण खाने का संकट पैदा हो गया है और यूरोप तो तेल और गैस के लिए भी रूस का मोहताज है। कोरोना महामारी ने कई देशों में पहले ही हालात बिगाड़ दिए थे और यूक्रेन की जंग ने तो उन्हें और बदतर कर दिया। बढ़ती महंगाई की वजह से भी लोगों में गुस्सा है। ऐसे में उस गुस्से का फायदा उठाकर आईएसआईएस लोगों को बरगला सकता है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यूरोप से ज्यादा बुरा हाल अफ्रीका और पश्चिम एशिया के उन देशों का है जो पहले ही गृह युद्ध और राजनीतिक उठापटक की वजह से जूझ रहे हैं, जैसे कि सीरिया, यमन, लीबिया, लेबनान वगैरह। क्योंकि इन देशों में कई लोग पहले ही अपना लगभग सब कुछ लुटा चुके हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके खाने के लाले पड़े हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद के ही भरोसे हैं। लेकिन उनमें कई संगठनों का ध्यान भी अब यूक्रेन पर है और सीरिया, यमन, लीबिया जैसे देशों में भूखे मरने की कगार पर पहुंचे ऐसे ही लोगों को आईएसआईएस अपने संगठन में भर्ती करने के लिए टारगेट बनाता है। वो उन्हें तनख्वाह और मकान देने का वादा करता है और हालात के मारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। यही चीज अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में हुई थी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना के शुरुआत में भी आईएसआईएस ने ऐसी ही बड़ी-बड़ी बातें की थी। रूस की लाख धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो से जुड़ने की अर्जी दे ही दी। लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने वो लक्ष्मण रेखा भी खींच दी जो कि अगर नेटो ने लांघी तो फिर शायद परमाणु युद्ध हो जाए। और पुतिन की ये लक्ष्मण रेखा है रूस के पड़ोस में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की। पुतिन ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन से उनके देश को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अगर वो नेटो में शामिल हुए भी तो रूस को सीधा खतरा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर नेटो ने वहां मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब साफ है कि यूरोप में एक नई जंग भड़क सकती है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने पर वो वहां अपने मिलिट्री बेस बनाएगा ही। और रूस तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु हथियारों की तैनाती से भी नहीं चूकेगा। यानी यूरोप में परमाणु जंग का खतरा मुंह बाए खड़ा है। ये बयान रूस की अब तक की ली गई लाइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीते करीब 3 महीनों से वो स्वीडन और फिनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और बार बार दोनों देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा रहा था। वहीं यूक्रेन युद्ध के बहाने चीन ने एक नई चाल चली और पश्चिम एशिया के देशों के नजदीक जाना शुरू कर दिया। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया 2 टुकड़ों में बढ़ गई, या यूं कहें कि 2 महाशक्तियों ने उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। और इसी दौरान चीन चुपके चुपके इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई का फायदा उठाने में जुट गया। उसने पश्चिम एशिया के नजदीक जाना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है सऊदी अरब, जो 24 फरवरी से पहले चीन से दूर और अमेरिका के नजदीक था। लेकिन जंग के बाद बाजी ही पलट गई। जो सऊदी अरब चीन को अपना दुश्मन और अमेरिका को अपना दोस्त कहता था, उसी ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। दावा तो ये तक किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था जिसमें उसने उनसे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस पर प्रतिबंध के बाद तेल की कमी को खाड़ी देश पूरा करें। लेकिन सऊदी अरब समेत कई देशों ने अमेरिका को सीधा ना बोल दिया। माना जा रहा है कि चीन ने इन्हीं दूरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन देशों के नजदीक जाने की कोशिश की जो कभी अमेरिका के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। पश्चिम एशिया के देशों और चीन के बीच इस अनकही दोस्ती की एक झलक 26 फरवरी को यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भी दिखी थी। उस दिन यूएन सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया था और कहा गया था कि रूस यूक्रेन पर हमले तुरंत रोक दे, लेकिन चीन और यूएई दोनों इस वोटिंग से दूर रहे।
मतलब दोनों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं डाला और रूस का साथ दिया। चीन और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने आ चुकी है। ये भी साबित हो चुका है कि चीन और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ इस दुश्मनी को एक नए पड़ाव पर ले जाने के चक्कर में है, जिसके लिए वो उन देशों के करीब जा रहा है जो यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दूर हुए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिम एशिया के देशों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ये इलाका अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रहा और इसीलिए वो भी चीन और रूस की तरफ झुके। चीन के लिए तो इन देशों ने कई ऐसे काम भी कर डाले जिन्होंने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिनमें एक था यूएई का अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले को होल्ड करना। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सौदे के लिए शर्त रखी थी कि यूएई चीन की कंपनी को अपने दूरसंचार नेटवर्क से हटाए, लेकिन यूएई ने यह शर्त नहीं मानी। इसे चीन की मजबूत रणनीति कह सकते हैं कि उसने सऊदी अरब और ईरान दोनों देशों से अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत किए हैं, जबकि इन दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चीन और रूस ने मिलकर अपनी एक अलग जगह बना ली है। एक ओर ये दोनों देश खुलकर ईरान, सीरिया और इराक का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूएई से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बैन की आड़ में ब्रिटेन का रूस से चोरी छिपे तेल खरीदने का खेल पकड़ा गया। ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तेल ने ब्रिटेन को मजबूर कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के तेल के कई टैंक टेम्स नदी के किनारे पकड़े गए। कहा जा रहा है कि इन टैंकों में हजारों लीटर तेल था। मतलब ये कि एक और ब्रिटेन शोर मचा रहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो वहीं दूसरी ओर वो चोरी छिपे रूस से तेल मंगवा रहा है और अपना तेल का काम चला रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि टेम्स नदी के किनारे सुबह सुबह हजारों लीटर तेल पकड़ा गया। इस मामले में वहां की पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र 27 से 72 साल के बीच बताई गई। इन लोगों में कुछ तेल के साथ गिरफ्तार हुए, कुछ बाद में। कहा जा रहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी बाद में हुई, उन्होंने रूस से तेल मंगवाने की प्लानिंग की थी। ब्रिटेन रूस से तेल खरीदने के खिलाफ तो है, लेकिन जरूरत की वजह से वो वहां से तेल खरीद रहा है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब उसने वहां से चोरी छिपे तरीके से तेल मंगाया। इस बीच जंग की वजह से दुनिया पर मंडरा रहे तेल और गैस के संकट का तोड़ तलाशा जा रहा है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने तेल और गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन देशों को ब्लैकमेल कर रहा है जो उसके भरोसे हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी के वाइस चांसलर ने खुलकर इस बारे में बात की थी और कहा था कि रूस अब ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो चुका है, क्योंकि वो जिन देशों को तेल और गैस सप्लाई करता है वो यूरोप के हैं, जिनमें ज्यादातर नेटो के सदस्य हैं। जर्मनी के वाइस चांसलर ने बिना घुमाए फिराए ये बयान दिया था कि रूस अपने तेल और गैस को अपना हथियार बना रहा है। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका जवाब पुतिन ने अपने अंदाज में दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना रूस के तेल और गैस के यूरोप के देशों की गाड़ी नहीं खिसकेगी। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और उन देशों से कहा कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करना होगा और रूस के सरकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। मतलब पुतिन ने ऐसी चाल चली जिसका पश्चिमी देशों के पास जवाब ही नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के ये देश इस ब्लैकमेलिंग का तोड़ ढूंढ रहे हैं, जिसके जरिए वो रूस को जवाब दे पाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका अब क्लीन एनर्जी के उत्पादन के बारे में सोच रहा है। मतलब ये कि अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से एनर्जी बनाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि रूस के तेल और गैस का जवाब क्लीन एनर्जी ही हो सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से पैदा होती है। हालांकि अमेरिका के लिए काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा को बनाना और फिर उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने में लंबा समय लगता है। इसे सोलर हीटर के काम करने के तरीके से समझा जा सकता है। जो धूप होती है तो चलता है और नहीं होती है तो नहीं चलता। मतलब तेल और गैस का तोड़ कही जाने वाली क्लीन एनर्जी को बनाने में बहुत समय और खर्च होगा। अमेरिका ये बात समझ रहा है, इसी वजह से उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम 44% तक बढ़ चुके हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए वहां डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यानी कि डीपीए पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसके जरिए अमेरिका में क्लीन एनर्जी के उत्पादन पर काम शुरू होगा ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। डीपीए के तहत अमेरिका में धूप, हवा और बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का दावा है कि अगर उसने अब से इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया तो 2035 तक वो 90% क्लीन एनर्जी का उत्पादन कर पाएगा।
जबकि अमेरिका के ही कुछ और विशेषज्ञों का कहना है कि इस काम में 2050 तक का समय भी लग सकता है। मतलब यह कि रूस के तेल और गैस के ब्लैकमेलिंग के खेल को बिगाड़ने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे और तब तक उसे यूं ही परेशान होते रहना होगा, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तो मदद नहीं लेगा। उल्टा वो यूरोप और नेटो के बाकी सदस्यों को भी रूस से तेल और गैस लेने से रोक रहा है। लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश बाइडेन की बात मानने के मूड में नहीं है। जर्मनी भी अब तक रूस से आयात रोक नहीं पाया है। उसके वाइस चांसलर ने तेल और गैस के लिए पुतिन को पानी पी पी कर कोसा जरूर, लेकिन वहां से आयात पर ब्रेक नहीं लगाया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदा है। मतलब साफ है कि इन देशों के पास रूस से ये चीजें लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी का उत्पादन शुरू होने के बाद इस पर थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि यही एक हथियार है जो आने वाले समय में उनका सहारा बनेगा और उन्हें तेल और गैस के संकट से उबारेगा। ऐसा नहीं है क्लीन एनर्जी के बारे में पहले कभी बात ना हुई हो, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद जो हालात बने उसने लोगों को इसकी अहमियत समझाई। जबकि इससे पहले लोग इसकी अहमियत जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेहिसाब बाढ़ आ रही है, प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल, जिनसे निकलने वाले धुएं ने नेचुरल साइकिल पटरी से उतार दी। ये सब जानने के बावजूद दुनिया भर के देश फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। पुतिन की शातिर चाल से ये संकट और गहरा चुका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुनिया भर के देशों को यह समझ में आ गया है कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन के प्राकृतिक तरीकों की ओर मुड़ना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर है कि जर्मनी ने पुतिन के तेल का खेल बिगाड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया। और ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने दावा किया कि इस प्लान के तहत जर्मनी क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिसके लिए वहां की इमारतों की छतों पर सोलर एनर्जी के लिए पैनल लगाए जाएंगे और कम ऊर्जा की खपत करने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जर्मनी बिजली बनाने वाले प्लांट में जियोथर्मल एनर्जी यानी जमीन के अंदर मौजूद एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। असल में जर्मनी अब भी अपनी गैस की जरूरत के 40% हिस्से के लिए रूस के भरोसे है और उस पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस से गैस नहीं खरीदने का भारी दबाव है, जिसके बाद जर्मनी ने तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार किया। हालांकि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस ने जर्मनी की इस योजना पर सवाल उठा दिए और एक स्टडी के आधार पर दावा किया कि जर्मनी फिलहाल रूस की गैस पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाएगा। यही नहीं, ग्रीन पीस के मुताबिक जर्मनी को इस साल रूस को गैस के लिए करीब 1760 करोड़ यूरो मतलब भारतीय रुपयों में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा।